श्री गणेशा नमो नमः। जय माता दी। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं नाटक से। धर्मवीर का नाटक है धर्मवीर भारती अंधा युग, जिसका प्रकाशन 1954 भी और 1955 भी है। ठीक है। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया 5 अंक का नाटक आधुनिक समय में युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपने आधुनिक संदर्भ में यह कर्म तथा भाग्य एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। अनुक्रम देख लेते हैं। पहला अंक कौरवी नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र। ठीक, देख लेते हैं। पहला अंक है कौरवी नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, और फिर अंतराल पंख पहिए और पट्टियां, चौथा अंक है गंधारी का सांप, पांचवा अंक है विजय क्रमिक आत्मकथा, समापन प्रभु की मृत्यु। अब पात्र देख लेते हैं। पात्र है श्री कृष्ण अश्वत्थामा, गंधारी विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्ध याचक, गूंगा भिखारी, व्यास, बलराम, पहरी 1 पहरी 2। अब देख लेते हैं। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों, पहला अंक का देख लेते हैं। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा। पांडवों ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा, दोनों ही। ठीक है। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, कथा गायन बोलते हैं। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलता था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। 17 दिनों के लोम हर्षक संग्राम में ढाले हमारी निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणी कुछ भी नहीं था यहाँ। किसने कहा है ये? अच्छा, ये किसी ने नहीं कहा। चलो। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक दिखे, पहरी 1 पहरी 2 से कहता है। संस्कृत थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसकी अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्या सी प्रयोजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। ठीक है। जीवन के अर्थहीन सुने गलियारों में पहरा देकर हम थक चुके हैं। अब चुके हैं हम पहरी 2 पहरी 1 से। भीष्म ने कहा था, गुरुद्रोण ने कहा था, इसी अंतापुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए जगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी से तोड़ डालेगी। विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र से, पर वह संसार स्वतः अपने अंधापन से उपजा था। कौरव जो मेरी मासलता से उपजा था, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता वही वहां नीति थी, मर्यादा थी। किसने कहा था ये कहा था धृतराष्ट्र। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो। धृतराष्ट्र बोलते हैं, आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिगत सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। प्रभु ने कहा था, ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही हो गए, इसमें संदेह नहीं। विदुर धृतराष्ट्र से बोलते हैं, मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना है। धर्म नीति मर्यादा यह सब केवल आडंबर मात्र है। मैंने यह बार बार देखा है। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए। सदा हम सब अपने मन में कहीं एक अंध गहवर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता। गंधारी धृतराष्ट्र से कहती, जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक मर्यादा माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता था। सब दिया जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। गंधारी विदुर से, पता नहीं प्रभु है या नहीं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियत नहीं, वह पूर्व निर्धारित।
उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता याचक विदुर से बोलते हैं। दूसरा अंक देख लेते हैं। संजय कृतिवर्मा से कहते हैं, शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूंगा हाय। सुनो द्रोण, अश्वत्थामा बोलते, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थाना कायर अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक। जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ बासी थूक शेष हूँ अभी तक मैं। मातुल में, ठीक है। दूसरा अश्वत्थामा, मातुल मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। या तथस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है। वेदवाचक बोलते हैं, वेदयाचक बोलते हैं, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता है भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानो जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, युग युग तक का। वेदयाचक बोलते हैं अश्वत्थामा से, मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा। वर्तमान में स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, अब भी समय है दुर्योधन, अब समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। वेदयाचक अश्वत्थामा से कहते हैं। तीसरा अंक, घुंगों के सिवा आज कौन बोलेगा मेरी जय, धृतराष्ट्र विदुर से बोलते हैं। ठीक है, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। युयुत्सु, ठीक है, युयुत्सु बोलते हैं, पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा, मैं भी हूँ कौरव पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। युयुत्सु बोलते हैं, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। विदुर युयुत्सु से बोलते हैं, शांत हो युयुत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। और विदुर बोलते हैं, आज इस पराजय की बेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया, कहाँ सबके सब कैसे उतर आए अपनी धुरी से। आज एक एक करके सारे पहिए उतर गए जिसके वह बिल्कुल बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु। अश्वत्थामा कृपाचार्य से बोलते, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। अंतराल देख लेते हैं। वेद याचक बोलते हैं, मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है और अब सब पात्र अपने स्थान पर स्थित हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हरेक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। मैं हूँ युयुत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था। ठीक है, और मैं भी अपनी उस धुरी से उतर गया। मैं हूँ संजय जो कर्मलोक से बहिष्कृत, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हूँ, एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ संजय। शोभा चक्र कौन है? संजय है। ठीक है, विदुर बोलते हैं, मैं हूँ विदुर, कृष्ण का अनुगामी भक्त और नीति, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियां असाधारण है और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है। चौथा अंक है, अंधों को सत्य दिखाने के लिए क्या मुझे भी अंधा होना पड़ेगा? संजय बोलते हैं। व्यास अश्वत्थामा से कहते हैं, मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नरपशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। आषाढ़ का एक दिन नाटक, मोहन राकेश 1958, 3 अंकों में विभक्त है। यह नाटक कालिदास के सत्य एवं सर्जनात्मक के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता है। यह केवल कालिदास को द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है। पात्र देख लेते हैं। अंबिका जो कि मल्लिका की माँ है, ग्राम की एक वृद्ध स्त्री मल्लिका, उसकी पुत्री अंबिका की। कालिदास कवि है जो कि किसका मतलब प्रेमी है? मल्लिका का। ठीक है, दंतुल राजपुरुष, मातुल कवि मातुल, निक्षेप ग्राम पुरुष,
विलोम ग्राम पुरुष, रंगनी संगनी नागरी, अनुसार अनुनासिक अधिकारी, प्रियो मंजरी राजकन्या कवि की पत्नी, मतलब कालिदास की पत्नी। ठीक है, एक अंक देख लेते हैं। पहला अंक, अंबिका मल्लिका से कहती है, मैं जानती हूँ तुम पर आज अपना अधिकार भी नहीं है। मतलब अपनी बेटी से कहती है अंबिका मल्लिका से, मैं जानती हूँ तुम पर अपने अधिकार भी नहीं है, किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। मल्लिका अंबिका से कहती है, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, फिर भी मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया, मतलब मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। अंबिका बोलती मल्लिका से, तुम जिसे भावना कहती वह केवल छलना और आत्म प्रवंचना है। मल्लिका दंतु से बोलती है, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निस्वार्थ होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, मल्लिका मातुल से बोलती हैं, कविता का कुछ मूल्य है आर मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मल्लिका मातुल से कहती है। ठीक है, और अंबिका मातुल से कहती है, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भाग्य ने लोकनीति में भी निष्णात है। ठीक है, और निक्षेप अंबिका से कहते हैं, योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। निक्षेप मल्लिका से बोलते हैं, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते तो राज्य की कोई हानि नहीं होती, राज कवि का आसन रिक्त नहीं होगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। विलोम बोलते हैं अंबिका से, विलोम का अंबिका से कहते, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। विलोम अंबिका से बोलते हैं। विलोम अंबिका से फिर बोलते हैं, तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों के तुम्हारे साथ क्या क्या बीता। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज सब उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तो तुम कुछ सोचना नहीं चाहती? ठीक है, हे माँ। विलोम कालिदास से कहते हैं, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता सह जाएगी, लेकिन बाहर संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मल्लिका कालिदास से कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ। मल्लिका अंबिका से कहती। अंक दूसरा देख लेते हैं। मल्लिका निक्षेप से कहती हैं, व्यक्ति उन्नत करता है तो उसके नाम के साथ कई अपवाद जुड़ने लगते हैं। प्रियंगु बोलती है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। प्रियंगु मल्लिका से कहती है, राजनीतिक साहित्य नहीं, उसमें एक क्षण का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। अंबिका मल्लिका से कहती है, आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल देना चाहता है, तो क्यों नहीं लेकर स्वीकार कर लेती? घर की विभूतियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम उनके यहाँ परिचारिका बनकर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए? विलोम अंबिका से कहते हैं,
राज की पग धूल घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। विलोम बोलते हैं अंबिका से, हाँ, विलोम अंबिका से कहते, अतिथि आज यहाँ के पत्थर पर बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका विलोम से कहते, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे। आर विलोम, यहाँ और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। अंबिका स्वागत में कहती है, मैं जानती थी, आज नहीं तो तब से जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना, ये कहती है अंबिका कहती है। ठीक है, अंक तीसरा देख लेते हैं। मातुल मल्लिका से कहते हैं, यह जानता है कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर वहां न जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा बकर दिया है कि कहीं पैर टिकता ही नहीं है। इतने चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती थी। अब मल्लिका स्वागत में कहती, मैं यद्यप तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा रहोगे, बने रहोगे। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहो, मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी एक उपलब्धि है। मल्लिका स्वागत में कहती है, या मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सकता, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जानी कितनी कितनी आकृतियां। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। मल्लिका स्वागत में कहती है, परंतु तुमने वारांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार मेघदूत, ऋतु संहार पूछ सकता है, ऋतु संहार मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। मल्लिका कहती है, तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता, नहीं छिपता, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तुमने लिखा था एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों से भी नहीं छिपता, नहीं छिपता, 100 गुणों को छा लेता है, एक दूसरे करके नष्ट कर देता है। मल्लिका कहती है, क्योंकि मैंने अपने को अपने में न देखकर तुम्हें मैं देखती थी, और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन, मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे। कालिदास मल्लिका से कहते हैं, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूं। कालिदास मल्लिका से कहते हैं, तुम भी अपरिचित लग रही हो, इससे क्या, इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। कालिदास मल्लिका से कहते हैं, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुत्व का मोह छूट गया। आज मैं उस सब से मुक्त हूँ जो वर्षों पहले मुझे कसता रहा। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ, जिससे पुनः कालिदास के कलम में जी सकूं। एक आकर्षक सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ गया था। मुझे यहाँ किसी एक वस्त्र के रूप में आकार का स्मरण है। कालिदास मल्लिका से कहते हैं, जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में है। कालिदास मल्लिका से कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि अभाव प्रार्थना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि यह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं था। कालिदास मल्लिका से कहते हैं, मुझे बार बार अनुभव होता है कि मैंने प्रभुत्व और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र के अनधिकार प्रवेश किया, और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था वह उससे दूर हट गया आया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर दूर तक क्षितिज रेखा पर पड़ती थी, तभी यह अनुभूति मुझे सालती कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन
देता था कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों के वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट लूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी यह कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। कालिदास मल्लिका से कहते हैं, या नहीं सोचा कि द्वंद्व एक व्यक्ति तथा सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। कालिदास मल्लिका से कहते हैं, कुमार संभव की पृष्ठभूमि पर यह हिमालय और तपस्वी उमा तुम ही हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम ही हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी और मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे छोड़कर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हो। मतलब इसमें इनकी जो रचना है कुमार संभव और मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम और वो एक और कौन सी थी, अरे कहाँ चली गई, हाँ ऋतु संहार। मतलब ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी है कौन सी नहीं है। और फिर कहते हैं कालिदास मल्लिका से, लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ सफेद कर्ण में मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थान पर तुम्हारे नखों की छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा, और तुम्हारे अतिरिक्त ये ग्रीष्म ऋतु की धूप हल्के गहरे रंग हेमंत की पत्र धूल से इस घर की सीलन पृष्ठ पर कोरे कहाँ मल्लिका, इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों में एक महाकाव्य। आप विलोम कालिदास से कहते हैं, विलोम आ जाता है, परंतु समय निर्दय नहीं होता, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वह धूप और नैवेद्य के लिए घर की देहली पर रुका नहीं है, उसने औरों को अवसर दिया, निर्माण किया। तुम्हें उसके निर्माण में वितृष्णा होती है क्योंकि तुम जहां अपने को देखना चाहते हो देख नहीं पा रहे हो। कालिदास मल्लिका से कहता है, हाँ सॉरी, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। मैंने कहा था ना, मैं अर्थ से आरंभ चाहता हूँ, यह संभवतः इच्छा का समय साथ द्वंद्व है। मैं तो देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। सही बात है। ये हो गया। आप करेंगे कल हबीब तनवीर आगरा बाजार।